नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के कक्षा शिक्षण के सिद्धांत का अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने 4 शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों के अंतर्गत प्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, क्रियाशीलता अथवा करके सीखने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग बाय डूइंग और जीवन से संबंधित स्थापित करने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ का अध्ययन कर लिया था। उसी क्रम में आगे 5वां सिद्धांत है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम। इस सिद्धांत का अर्थ यह है कि प्रत्येक पाठ का कोई ना कोई निश्चित लक्ष्य अथवा उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। उद्देश्य के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं, और सीखने वाला विद्यार्थी उस पतवार विहीन नौका के समान है जो समुद्र की लहरों के थपेड़े खाते हुए बह रही है। इस दृष्टि से पाठ को रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए कोई ना कोई निश्चित, स्पष्ट और पूर्ण परिभाषित उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। स्मरण रहे कि उद्देश्य और शिक्षण पद्धति का गहरा संबंध होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक शिक्षण पद्धति किसी न किसी उद्देश्य पर अवश्य आधारित होती है। ऐसा उद्देश्य होता है कि उसी के अनुसार शिक्षण पद्धति का प्रयोग किया जाए। जैसे हमारा उद्देश्य कविता की अनुभूति या एप्रिसिएशन कराना है, तो इसकी शिक्षण पद्धति उस पाठ से बिल्कुल भिन्न होगी जिनका उद्देश्य विद्यार्थियों को कविता पढ़ाने का ढंग बताना है। अतः प्रत्येक पाठ का कोई निश्चित उद्देश्य होना परम आवश्यक है। यही नहीं, उसके विषय में विद्यार्थियों और शिक्षक को पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। इससे शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य में सफलता मिलती है और विद्यार्थियों को पाठ के प्रति रुचि जागृत हो जाती है। अगला, व्यक्तिगत भिन्नता को जागृत करने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेज। इस सिद्धांत का अर्थ यह है कि शिक्षक के समय विद्यार्थियों की विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाए। मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्येक विद्यार्थी बुद्धि, स्वभाव, योग्यता, रुचियों, क्षमताओं और आवश्यकताओं में एक सा नहीं होता। यही कारण है कि प्रत्येक विद्यार्थी एक ही स्तर पर नहीं होता। इस दृष्टि से सभी विद्यार्थियों के विकास हेतु समान अवसर प्रदान करने के लिए शिक्षक को योग्य विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए उचित दिशा निर्देश देने चाहिए। असामान्य या एबनॉर्मल विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति, सिंपैथी रखनी चाहिए और मंदबुद्धि और पिछड़े हुए विद्यार्थियों को सामान्य स्तर पर लाने के लिए प्रेमपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। संक्षेप में, शिक्षक को सभी विद्यार्थियों का व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर अधिक से अधिक विकास करना चाहिए। अगला सिद्धांत है चयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। पाठ्यवस्तु के चयन का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत पर प्रकाश डालने से पहले हम ये कह सकते हैं कि पाठ्यवस्तु का शिक्षा के उद्देश्य से घनिष्ठ संबंध होता है। दूसरे शब्दों में, ऐसा उद्देश्य होता है कि उसी के अनुसार पाठ्यवस्तु चुन ली जाती है। अब पाठ्यवस्तु के संबंध में यह बात जान लेनी परम आवश्यक है कि जब से मानव ने इस भूमि पर जन्म लिया है, तभी से उसने इस जटिल संसार के संबंध में अत्यंत विस्तृत ज्ञान संचित कर लिया है। यदि शिक्षक यह चाहे कि
वह शिक्षा के किसी निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को संपूर्ण ज्ञान से परिचित करा दे तो यह उसकी महान भूल है। इसका कारण यह है कि कुछ बातें आवश्यक होती हैं और कुछ अनावश्यक। अनावश्यक बातों को बताने से विद्यार्थी प्रायः उलझन में पड़ जाते हैं। अतः इस सिद्धांत के अनुसार अपने शिक्षण को सफल एवं प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक को अनावश्यक बातों को पाठ से अलग करके व्यक्तिगत विभिन्नता को दृष्टि में रखते हुए केवल उन्हीं बातों अथवा तथ्यों का चयन करना चाहिए जो किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसे विद्यार्थियों के समक्ष रखनी है। दूसरे शब्दों में उसे यह चयन करना चाहिए कि किसी कक्षा को क्या और कितना पढ़ाया जाए। संक्षेप में, शिक्षक को निश्चित, स्पष्ट और पूर्ण परिभाषित उद्देश्य के अनुसार पाठ्यवस्तु का चयन करना चाहिए। इससे शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को लाभ होता है। शिक्षक पाठ का विकास सफलतापूर्वक कर लेता है और सभी विद्यार्थी ज्ञान को सरलता से ग्रहण कर लेते हैं। अगला है नियोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। शिक्षण को सफल बनाने के लिए नियोजन के सिद्धांत का पालन करना परम आवश्यक है। इस सिद्धांत का अर्थ यह है कि शिक्षक को शिक्षण करने से पहले ही शिक्षण के क्रम को निश्चित और व्यवस्थित करके पाठ की योजना तैयार कर लेनी चाहिए। इससे वह शिक्षण के समय प्रत्येक समस्या का समाधान सरलतापूर्वक कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षक को पाठ की योजना तैयार करते समय यह पहले से ही सोच लेना चाहिए कि विद्यार्थियों को किस स्तर पर कितना सहयोग प्राप्त करके किसी समस्या को कौन सी विधि से हल करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि शिक्षण करते समय कोई ऐसी भी समस्या आ जाए जिसकी शिक्षण ने पाठ योजना तैयार करते समय कल्पना भी ना की हो। इसका कारण यह है कि पाठ्य योजना शिक्षक की स्वामिनी नहीं अपितु सेविका है। विभाजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। इस सिद्धांत का अर्थ यह है कि पाठ्य सामग्री को निश्चित क्रम से प्रस्तुत करने के लिए कुछ अवंतियाँ अथवा पदों या यूनिट में बांट लेना चाहिए। पाठ्य सामग्री को बांटने के बाद इन पदों और सोपानों को विद्यार्थी के समक्ष इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए कि प्रत्येक सोपान अपने में पूर्ण भी हो और एक सोपान दूसरे पर स्वाभाविक रूप से पहुंचाने की जिज्ञासा भी उत्पन्न कर दे। इस प्रकार सोपानों में विभाजित करके प्रस्तुतिकरण करने से विद्यार्थियों के लिए पाठ अत्यंत सरल हो जाता है और वे इसका ज्ञान बिना किसी कठिनाई के सरलतापूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा न करने से पाठ जटिल हो जाता है और विद्यार्थियों की समझ में कुछ नहीं आता। अतः सफल शिक्षण के लिए पाठ को क्रमिक सोपानों में विभाजित करना परम आवश्यक है। अगला सिद्धांत है आवृत्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन। इस सिद्धांत का आशय यह है कि विद्यार्थियों को जो भी पाठ्यवस्तु पढ़ाई जाए उसे विद्यार्थियों से बार बार दोहराया जाए। वस्तु स्थिति यह है कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों और अनुसंधानों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि सीखने में आवृत्ति आवश्यक होती है। दूसरे शब्दों में, बिना प्रयोग या अभ्यास के सब कुछ विस्मरण हो जाता है। अतः सीखे हुए ज्ञान को विद्यार्थियों से न केवल उसी समय, उसी घंटे और उसी दिन ही दोहराया जाए, परंतु उनसे उसका प्रयोग समय समय पर कराते रहना चाहिए। इस संबंध में यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि आवृत्ति अथवा दोहराने की मात्रा पाठ की प्रकृति पर निर्भर करती है। अतः पाठ जितना अधिक कठिन हो उसे उतना ही अधिक दोहराना चाहिए। अगला सिद्धांत है निर्माण और मनोरंजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन। इस सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि विद्यार्थियों से ऐसी क्रियाएं कराई जाएं जो मनोरंजनपूर्ण हों और जो उनकी सृजनात्मक शक्ति का भी उचित विकास कर सके। इससे विद्यार्थी स्कूल और शिक्षक से भयभीत न होकर शिक्षण क्रिया में अधिक रुचि लेंगे, नई नई बातें खोजने का प्रयास करेंगे और उन्हें सृजनात्मक क्रियाओं की अभिव्यक्ति का अवसर मिलेगा।
इस दृष्टि से निर्माण और मनोरंजन का सिद्धांत सफल शिक्षण के लिए परम आवश्यक है। 20वीं शताब्दी में ऐसी अनेक शिक्षण विधियों का विकास हुआ है जो निर्माण और मनोरंजन अथवा खेल द्वारा शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। अगला सिद्धांत है जनतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग। जनतंत्रीय सिद्धांत के अनुसार शिक्षक को विद्यार्थियों के साथ जनतंत्रीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, तानाशाही नहीं। तानाशाही व्यवस्था में विद्यार्थी के व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी का दमन हो जाता है। इससे वे कभी कभी विद्रोह भी कर बैठते हैं। इसके विपरीत जनतंत्रीय व्यवस्था में प्रत्येक विद्यार्थी को समाज की एक पवित्र अमूल्य निधि समझा जाता है, अतः उसके व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी को विकसित करने के लिए उसे स्वचिंतन और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिक से अधिक अवसर मिलते हैं। चूँकि आधुनिक युग में जनतंत्र या डेमोक्रेसी का बोलबाला है, इसलिए शिक्षक को विद्यार्थियों के साथ जनतंत्रीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। स्मरण है कि जनतंत्रीय दृष्टिकोण का अर्थ यह है कि शिक्षक पाठ का विकास विद्यार्थियों की सहायता और सहयोग से करे और उन्हें अधिक से अधिक प्रश्न पूछने और अपनी शंकाओं का समाधान करने की पूरी छूट दे। इससे विद्यार्थियों में स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की आदत पड़ जाएगी। साथ ही उसमें आत्मविश्वास, आत्मगौरव और आत्मसम्मान आदि अनेक गुण विकसित होकर उनका व्यक्तित्व सहज में ही ऊंचा उठ जाएगा। तो ये थे सामाजिक विज्ञान के कक्षा शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। धन्यवाद।